बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आरतिफ ग्राफिक डिजाइनिंग वाला है और मेरे हाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो आपको जैसे पता है हम रोज़ नए इंटरव्यू नए सेशन के साथ आते हैं। तो आज भी हम नए इंटरव्यू और नए स्पेशल गेस्ट के साथ आए हैं। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट का नाम है मैम साइमा। तो हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो मैम साइमा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारी ऑडियंस को, ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा आमिर है और मैं इस टाइम फिर इस्लामाबाद एकेडमी में एज ए टीचर ट्रेनर और एज ए फैसिलिटेटर भी काम कर रही हूँ। और बस यहाँ पे भी फिलहाल ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। ओके। तो आपने जैसे बताया कि आप आईकॉम आपने किया हुआ है। तो आईकॉम कितने मंथ्स का ये जो है कोर्स था आपका, और आपने कब स्टार्ट किया और इसका आपको कैसे पता चला, और इसमें आपको क्या क्या फायदा हुआ? जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मुझे शौक हो कि मैं क्या करूँ। मैं सिंपल एफएससी वगैरह करना नहीं चाह रही थी, तो मेरा था कि मैं मेडिकल की फील्ड में भी जाना नहीं चाह रही थी और इंजीनियरिंग भी करना नहीं चाह रही थी। तो मेरे लिए फिर डिफरेंट एक चीज थी आईकॉम, तो मैंने सोचा कि मैं आईकॉम कर लेती हूँ। तो ये 2 साल का बेसिकली कोर्स था आईकॉम का जो मैंने किया था। उसके बाद आगे आप बी कॉम बी और एम कॉम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। 2 साल का ये कोर्स था आईकॉम का जो मैंने कंप्लीट किया था। ओके। तो आईकॉम बेसिकली है क्या चीज़ ये, और इस फील्ड में क्या क्या होता है, ये आप हमें क्लियर कर दें। आईकॉम ये होता है कि इसमें आप मैथ्स स्टैट रखते हैं, फिजिक्स वगैरह ये नहीं होती है। मैथ्स स्टैट से ज्यादा पढ़ते हैं, सारी बैंकिंग की जो फील्ड्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बैंक से रिलेटेड जितने भी काम है वो लोग आईकॉम करते हैं, उससे आगे जाते हैं फिर बीकॉम और एमकॉम करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बैंक में जॉब करने का है तो फिर आप आईकॉम की तरफ जा सकते हैं। ओके। तो आईकॉम करने से पहले आपके अंदर मतलब कौन कौन सी खुसूसियात थी, और क्या बदलाव आया आपके अंदर जब आपने आईकॉम अपना कंप्लीट किया? दरअसल हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब हम लोग रिजल्ट मैट्रिक का अनाउंस होता है तो कुछ लोग मेडिकल की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो प्री इंजीनियरिंग की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे बस ये था कि मैं चाह रही थी कि मैं प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की तरफ आऊं। लेकिन मेरी फैमिली भी इस चीज के लिए वो नहीं थी। वो कहती कि भाई इस चीज का आगे आपको पता है कि स्कोप बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर का और इंजीनियर्स का, लेकिन वो सारे दुनिया एक ही तरफ चल पड़ती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं ये चाहती कि मैं कुछ डिफरेंट कर लूं, तो फिर इसलिए मैंने आईकॉम की तरफ आ गई थी मैं, और मैंने फिर आईकॉम किया। और उसके बाद बस यही था इरादा कि आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी आईकॉम के बाद। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे थी मैं इसकी तरफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आई हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया मैंने बोलूँ काबिल से। और ओके। इसके अलावा मैंने शॉपिफाई का कोर्स किया सरिजास के साथ। तो बस इसी तरह छोटे मोटे कोर्सेज में फिर मैं स्टार्ट हो गई थी करने के लिए ना। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? डिजिटल मार्केटिंग के लिए दरअसल मैंने बेसिकली बनू काबिल को ज्वाइन किया था। मैंने बनू काबिल के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखी। मैं वहाँ पे अभी भी कोर्स पे एनरोल हुई भी हूँ, अभी मैं वहाँ पे सीख रही हूँ, अभी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आप अपना ब्रांड एक डेवलप करते हैं। अपना ब्रांड बिल्ड करने के बाद आप उसके बाद जो है वहाँ से आप अपना ब्रांड के जो जितनी मार्केटिंग होती है ब्रांड की वो सारी करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने एड्स चलाते हैं, उनकी रनिंग करते हैं। इसके अलावा आप लोगो डिजाइन करना और कैनवा वगैरह पे काम करना, ये छोटी मोटी चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख जाते हैं। ओके। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ में क्या फ़र्क होता है, और डिफरेंस बता दें इन दोनों में, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ। एसईओ मींस के सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है। सर एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको। बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं, वो वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल पे रन करती हैं, टॉप पे रन करती हैं। बेसिकली हम उनको करना सीखते हैं कि वो कैसे रन करेंगी, उनको कैसे टॉप पे लेके आना है। कुछ कंपनीज होती हैं जो उनके लिए पे भी करती हैं और अपनी अपनी जितने उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए वो ये सर्च एसईओ करवाती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का बस यही फायदा हुआ कि भाई मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया कि अगर अपना कोई ब्रांड अगर हम लॉन्च करना चाहें तो उसके लिए मार्केट में क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह आपको उसमें ऐड लगाने पड़ते हैं, ये चीज़ें सारी मैंने सीखी डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, नाइस। तो मैम, अभी तक आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई हो, अपना कोई ब्रांड बनाया हो और सेल किया हो, तो वो कौन सा अगर ब्रांड होगा वो बता सकें? मैंने बनु काबल को ज्वाइन करने से पहले ही अपनी क्रीम लॉन्च की थी, वाइटनिंग क्रीम लॉन्च की थी, एक अपना हेयर ऑयल लॉन्च किया था।
और वो दोनों मेरे भी इंशाल्लाह चल रहे हैं, साथ साथ मैं उनको भी काम कर रही हूँ, बस इतना टाइम नहीं उनको देती। लेकिन ये कि मेरे वैसे ही ऑफलाइन ही काफ़ी मेरा लेपर्ड का बना हुआ है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी सेल हो जाते हैं। अब मैंने अभी तक कोई ऐड नहीं चलाया, हालांकि उनका मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐड चलाने की। तो वैसे ही जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी इतने रिपीटेड कस्टमर मेरे आ रहे थे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उनके ऐड रन करने की। ओके। तो एड्स आपने रन नहीं की, तो फिर आपने बेसिक काम कहाँ से शुरू किया, मतलब कि लोगों को पता कैसे चले कि आपका ये आप ये सेल करती हैं। तो ये आप क्लियर कर दें कि कैसे लोगों को पता चले। बस ये सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग ऐड थे ना, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग ऐड थे वो, या जहाँ हम इंस्टीट्यूट जा रहे थे वहाँ पे जो हमारे साथ जान पहचान के लोग थे, उन्हीं के साथ ही हमारा काम स्टार्ट हुआ, और वही इतना ज्यादा हो गया था कि हमें वही कवर करना हमारे लिए मुश्किल था। ओके नाइस। तो इसके लिए आपने कोई अपनी मतलब टीम वगैरह रखी या फिर आपने खुद ही इस पे काम किया। नहीं, वो मैंने काम इसलिए ज्यादा कंटिन्यू कर ही नहीं सकी क्योंकि मैं अपनी घर को टीम ऐड नहीं कर सकती थी। बेसिकली बच्चों फैमिली के साथ आगे पीछे भागदौड़ इतनी ज्यादा है ना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इसको कंटिन्यू करना। तो अभी भी मेरी टीम चल रही है, बस ऑर्डर आते हैं मैं उनको भिजवा देती हूँ, बस ये कर लेती हूँ। अभी फिलहाल मैं खुद ओके। टीचर ट्रेनिंग में आ गई हूँ, और रेहान अकेडमी को मैंने ज्वाइन किया है, तो इस टाइम मैं बस टोटल फोकस जो है इस टाइम रेहान अकेडमी के साथ है मेरा। ओके नाइस। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, जो भी मतलब के जो स्टार्टअप करने वाले हैं, कोई भी अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी लेपर्ड लेपर्ड जैसे हो गया, और ऐसी कोरियर टीम कौन सी अच्छी है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उसमें प्रॉफिट भी हो, ज़्यादा लॉस भी ना हो। मेरा पाकिस्तान में अब तक सबसे का जो अच्छी कौन सी। एक्सपीरियंस है जी, मेरा जब तक का एक्सपीरियंस चल रहा है लेपर्ड का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। लेपर्ड वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। अगर कोई न्यू कमर है तो वो उनके साथ इजीली यानी कि हो सकता है अपना कोई ब्रांड अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए मेन चीज़ ये होती है कि देखिए कस्टमर के साथ आपका रिलेशन जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने कोई ऑर्डर भेजा है और राइडर जो है वो आपका ऑर्डर पूरा करने से पहले ही या वहाँ पहुंचेगा, आपको कॉल बैक नहीं आएगी, आपका ऑर्डर वापस आ रहा है, उसमें आपका लॉस है। अगर आप डिलीवरी दे रहे हैं और आपका ऑर्डर वापस नहीं आ रहा, तो उसमें आपका प्रॉफिट फिर हो जाता है कि आपको चले आप जितनी चीजें भेज रहे रिपीट यानी कि आपका ऑर्डर वापस नहीं आना चाहिए ताकि आपको दोबारा उसको ना भेजना पड़े। उसमें बेसिकली हमें डीसी भी दोबारा दोबारा देनी पड़ती है, ये चक्कर भी हो जाता है उसमें ना। तो बस कोशिश ये होती है कि लेपर्ड की जितनी टीम मुझे मिली है इस टाइम सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है वो, और चल रहा है अच्छा सिस्टम चल रहा है उनके साथ मेरा। ओके नाइस। तो मैम मेरा क्लासेस वाली होगा कि रेहान एकेडमी का आपको कहाँ से पता चला, और आप इधर कैसे ज्वाइन हुई। रेहान एकेडमी के साथ मेरी जर्नी तकरीबन 3-4 साल पहले से चल रही है। मैं बहुत टाइम से रेहान अल्लाह वाला को फॉलो कर रही हूँ, और मेरा बहुत दिल था कि मैं कराची जाऊँ उनके पास और उनके वहाँ पे हॉस्टल में रह के या किसी तरीके से मैं उनको ज्वाइन करूँ। तो बेसिकली मेरा उनको आपको पता है कि फैमिली इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आप कराची जाएं, और ट्रैवल बहुत लंबा सफ़र है क्योंकि मैं बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी फैमिली इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही थी कि मैं जो हूँ जाऊँ कराची और वहाँ जाकर स्टे करके सीखूँ कुछ काम। तो फिर मेरा जाना हुआ इनके बारह को कैंपस इस्लामाबाद में। वहाँ पर मेरी मुलाकात, बस कहते हैं ना कि इंसान को कुछ समझ आने के लिए कुछ एक एक लम्हा काफ़ी होता है कि इंसान समझ जाता है कि मैंने क्या करना। वहाँ मेरी मुलाकात सर रेहान से हुई। जब सर रेहान से मेरी मुलाकात हुई 12 में, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप सबसे बेहतर ये है कि हमारे साथ अगर आप काम करना चाहती हैं तो आप टीचर ट्रेनिंग में आ जाएं। मैं सोची थी कि मैं एज ए जैसे आप लोग स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वैसे काम करूँ, लेकिन वो चाहते थे कि मैं फैसिलिटेटर में आऊँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप एज ए टीचर ट्रेनर हमें ज्वाइन करें। तो मैंने उनकी बस बात मानी और मैंने फिर एज ए टीचर ट्रेनर ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन उस वक्त तक इनका कैंपस इस्लामाबाद में बना नहीं था। तो बस मैं वेट में थी कि जैसे इनका कैंपस पिंडी या इस्लामाबाद में बने तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँ ना। तो वो अल्लाह ने किया कि हो गया। तो फिर जैसे इनका ये कैंपस लॉन्च हुआ तो मैं फिर यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग में आ गई और एज ए फैसिलिटेटर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ओके। तो आपको कितने मंथ्स हो गए टीचर ट्रेनिंग में ज्वाइन किए हुए, या फिर कितने वीक्स हो गए, और आपने पहले इससे क्या क्या आप मतलब के चेंजेस देखिए, और अब जो आपने सीखे उसमें क्या क्या चेंजेस देखिए आपने अपने अंदर। मैंने रेहान अल्लाह वाला को ज्वाइन किया था तकरीबन अप्रैल की 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, और इस 1 मंथ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस स्कूल की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जिनकी वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और वो सीखें कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। जब मैंने बनु काबिल को ज्वाइन किया था तो हमें उन्होंने बताया था कि आपको पाकिस्तान के कैसे स्कूल के बारे में बताते हैं जो बाकी स्कूलों से 15 साल आगे चल रहा है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो 15 साल आगे चल रहा है और हमें नहीं खबर इस चीज़ की। आप यकीन करें कि हम क्लास में 100 बच्चे थे, 100 लड़के लड़कियां थे, और हम लोगों ने पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल है जिसका हमने नाम ना लिया हो। बिकन हाउस, कैनवन का स्कूल हो गया, इसके अलावा सिटी है, स्मार्ट है, दारे अरकम, बहुत सारे स्कूलों के हमने नाम लिए।
उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो स्कूल है ही नहीं। और हम परेशान हुए कि वो ऐसा कौन सा स्कूल है जिसके बारे में सर बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वो बता रहे हैं। बेसिकली हमारे सर थे इकरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने हमें बताया था कि इकरा यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप कराची गया था रेहान अल्लाह वालों के स्कूल में। तो उन्होंने हमें कहा कि आप सर्च करें तो आपको अंदाजा होगा कि स्कूल बाकी स्कूल के बच्चे बाकी लोगों से 15 साल आगे चल रहे हैं, चैट बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, जो कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा रहा वो काम अभी तक। तो उस वक्त फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया इसमें। मैं चाहती थी कि आने वाला हर बंदा चाहता कि आने वाली चीज़ को अडॉप्ट करे, ना कि वो जो पीछे चल रही है उनको अडॉप्ट करे। तो फिर बस जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो बस पहले भी मैं काफ़ी टाइम से रेहान अल्लाह वाला को सर्च में कर रही थी। तो फिर बस मेरे नसीब में था यहाँ पर आना और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और माशाल्लाह ये 1 मंथ मेरा बहुत अच्छा गुजरा। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं था मेरे करने में कि मैं सोचूं कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी या बैग उठाने पड़ेंगे भारी भारी, ऐसा कुछ था ही नहीं। सिंपल लैपटॉप पे काम था। और मैं मेरे से बड़ा जो लैपटॉप चलाना जानता भी नहीं था वो भी अगर कर सकता तो फिर सब कर सकते हैं। हर बंदा आ सकता है, हर बंदा कर सकता है। ओके नाइस। तो आपने तो बच्चों को भी ज्वाइन करवाया होगा, तो पहले क्या क्या इनके अंदर चेंजेस थी और अब क्या बड़ा चेंज आया है आपके बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर चेंजिंग्स कहने का मतलब ये कि इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं या बच्चे जितने भी आते हैं काम करने के लिए, उनके अंदर सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि वो लोग अपनी स्क्रोलिंग बंद कर देते हैं। अगर कोई बच्चा ड्रामों में देख रहा है, कोई बच्चे फिल्में देख रहे हैं, कोई बच्चे अगर गेम्स में इंटरेस्टेड है, जैसे लड़कों को बड़ा शौक होता है पबजी का, फ्री फायर का, इन चीज़ों का, वो चीज़ आपके अंदर रुखसत हो जाती है। जब आप यहाँ आके बच्चों को देखते हो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे हमारे आते हैं 12 को कैंपस से कराते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं लैपटॉप पे। उनको देख के खुशी होती है कि इतनी छोटी छोटी उम्र में वो अर्निंग भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो माशाल्लाह खुद ब खुद जो है ना वो उनका शौक डेवलप हो जाता है कि वो लोग कहते हैं कि हम अपने आप को चेंज करें। बच्चे बिजी हो गए हैं, ये बहुत अच्छा हो गया है। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। ओके मैम, तो मेरा क्लास से सवाल ही होगा कि जब आप बचपन में थी तो आपके करियर गोल्स क्या थे कि मैंने आगे जाके क्या करना है, और आपको क्या लगता है कि आप अगले 5 सालों में क्या कहाँ पहुंचेंगी और कहाँ जाएंगी? जब मैं स्कूल गोइंग थी और मैं जब मैट्रिक से पहले मेरे ये ख्वाब थे कि मैं जो है ना किस तरीके से ना आर्मी में चली जाऊँ। मुझे आर्मी जाने का बहुत शौक है कि मैं आर्मी में या नेवी में चली जाऊँ। तो जिस टाइम हम लोग का मैट्रिक क्लियर हुआ तो उस टाइम बस हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम लोग इस तरफ नहीं जा सके, स्पेशली वहाँ पे जाके रहना हॉस्टल्स में। हमारी फैमिली इस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी, तो यानी कि आर्मी ज्वाइन करने का ख्वाब हमारा रह गया। तो मेरे ख्याल है तकरीबन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जो अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती हैं। तो बस हमारी फैमिली में यही था कि आप वो अलाउ नहीं करते थे कि आर्मी में हम जाएँ या कमांडो में जाएँ या इस तरह के कुछ कोर्सेज में जाएँ। तो फिर वो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम उसको कॉलेज साइड में कंटिन्यू करें ना। ओके। तो आप मुझे बता सकती हैं अपनी डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन यहाँ स्कूल में जब आपने ज्वाइन किया तब क्या थी, और इससे पहले आपकी डेली रूटीन क्या थी? मेरी डेली रूटीन बस इसी तरह ही है कि मैं मॉर्निंग में तकरीबन घर से 7 साढ़े 7 निकल जाती हूँ या 8 बजे में निकल के तकरीबन 9 बजे यहाँ पहुँच जाती हूँ। 9 साढ़े 9 बजे आते आते हो जाते, कैंपस थोड़ा दूर है हमारे घर से। तो मेरा सारा दिन तकरीबन यहीं गुजर जाता है फैसिलिटेट करते हुए और बच्चों के साथ गुजर जाता है। इसके अलावा हमारा सारा दिन जो ट्रेनिंग का काम भी होता है वो भी साथ साथ चलता रहता है। और पेरेंट्स सारे होते हैं उनके साथ भी हमारा काम चलता रहता है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें अच्छा टाइम गुजरता है। शाम को तकरीबन 6-7 बजे हम फारिग होते हैं। और जब हम इधर रेहान अकेडमी में नहीं आए थे तो मेजोरिटी टाइम हमारा स्क्रोलिंग करते हुए गुजरता था। इसके अलावा बनु काबिल में जा रही थी जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी, तो मैं उनके साथ 2 दिन कोर्स में इनरोल हो जाया करती थी, वहाँ थोड़ा सा बिजी हो जाती थी। इसके अलावा बस घर के काम काज होते हैं, आपको पता फैमिली में आना जाना, बस यही रूटीन थी हमारी। यानी कि इतना वो खास काम कर नहीं रहे थे। जब से रेहान अकेडमी को हमने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद ये कि हमारी रूटीन भी एक सेट हो गई है प्रॉपर। एक बंदे को जैसे ना लाइन मिल जाती है कि मैंने इस लाइन पे अब चलना है। और इंशाल्लाह अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे इंशाल्लाह इनके साथ चलेंगे और कोशिश पूरी करेंगे इस कैंपस को आगे लेके जाने की और बच्चों को अच्छे से फैसिलिटेट करने की। ओके नाइस। तो आपके मुताबिक सक्सेस और कामयाबी की क्या तारीफ है? हाँ, कामयाबी की तारीफ कंसिस्टेंसी है। अनान से चार्जर ला देना। अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप उसमें कामयाब होना चाहते हो किसी चीज़ में तो आप उस पर बार 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 फोकस करना है, उसी चीज़ टारगेट रखें अपना
कि मैंने ये करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। आगे आने वाला टाइम एआई का है, सारा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इन किताबों के बोझ से, इन बैगों के बोझ से अपने बच्चों को निकालें और एक प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को आने का मौका दें। ओके मैम। तो इससे पहले मैम आप कहीं टीचिंग करती थी या फिर आपने डायरेक्ट रेहान स्कूल में आके टीचिंग की है, रेहान एकेडमी में? मैंने कभी भी खुद को एज ए टीचर नहीं देखा, बिकॉज स्कूल का जो सिस्टम था मुझे वो कभी पसंद ही नहीं था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि सारा काम करेंगे, कभी टीचर नहीं बनेंगे। यानी कि मेरे नज़दीक टीचर का कॉन्सेप्ट ही खराब था, क्योंकि टीचर के ऊपर बहुत लोड है। अगर आप देखें तो टीचर के ऊपर बहुत लोड है, क्योंकि टीचर सारा दिन जो है वो कामों में लगा रहता है, बच्चों के साथ, किताबों के साथ। जितना बोझ बच्चे के सर पर डाला जाता है, उससे आधा से ज्यादा तो टीचर के सर के ऊपर होता है। तो टीचर बनने में कोई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन जब मैंने रेहान एकेडमी को ज्वाइन किया, तो मैंने कुछ दिन बिल्कुल उसको टीचर ट्रेनिंग की तरफ मैं नहीं आई। लेकिन जब मैंने इसका कोर्स देखा, इसकी चीजें देखी, तो मुझे खुद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये काम करने वाला है, ये चीज देखने वाली है। मैंने फिर खुद इसको इसमें मैं एनरोल हो गई। तो कहने का मतलब है, कोर्स इतना अच्छा डिजाइन किया गया है रेहान स्कूल का कि हर बंदा कर सकता है। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, हर बंदा आके इसको ज्वाइन कर सकता है। ओके नाइस। तो मैम मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि हमारी व्यूअर्स के लिए कोई आप लास्ट एडवाइस दे दें। मैं बस यही एडवाइस सारे पेरेंट्स को देना चाहूंगी कि आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। हमारे अम्मी अबू ने एफए बीए करके कुछ नहीं किया, हमने एफए बीए करके कुछ नहीं किया, और हमारे बच्चों ने भी एफए बीए करके कुछ नहीं कर लेना। वो डिग्री सिर्फ आप ससुराल वालों को दिखा सकते हैं कि आपके बच्चे के पास एक डिग्री है। उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम लोग पढ़ाई कर करके और फिर बैठ के जो है ना नौकरियों के लिए भागते फिरें। बेहतर है कि अपने बच्चों को स्किल्स में डालें, अपने बच्चों को स्किल सिखाएं, ताकि आपके बच्चे, स्पेशली आपकी बेटियां जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकें, अपनी लाइफ को आसान बना सकें। क्योंकि आगे आने वाला टाइम सारा रोबोट्स का है, चैट बोट्स का है। आप लोग उस पर फोकस करें। अगर आप आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके नाइस मैम, आपके टाइम का, तो आपके साथ इंटरव्यू करते हुए बहुत अच्छा लगा। तो बस ये था आज का हमारा इंटरव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत